नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ से देख या सुन रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। रोज़ रोज़ के ताने और उलाहने भरी बातें सुन सुनकर बेचारे बुढ़ापे की दहलीज पर पाँव रखे किशोर जी का शरीर सूखकर कांटा हुए जा रहा था। वह इसी गम में डूबे रहते हैं कि इस बदनसीब बाप की किस्मत ही खराब है। यह सोचकर रोते हुए किशोर जी अपने कमरे से निकलकर बाहर जाने लगे, क्योंकि उनका बेटा संतोष जब नहीं तब न समय देखता था न ही जगह, कहीं भी कुछ भी कह देता था। तभी उसने कहा, अरे वाह पिताजी, अपना उल्लू सीधा करना तो कोई आपसे सीखे। मैं जब से होश संभाला हूँ तब से यही देखा है कि जब जब घर में कोई परिस्थिति आई है, आपने अपने जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया है। अभी कल की ही बात ले लो, मेरे बेटे पीयूष को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 4 लाख लग रहे थे। उसने आपसे कहा कि आपके पास जो फिक्स डिपॉजिट है उसे तुड़वा कर दे दो, तो आपने बड़ी सफाई से यह बहाना बना दिया कि अभी उसकी अवधि पूरी नहीं हुई है। वाह पिताजी, आपकी चाल मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ, जबकि आप अपने ज़माने के सबसे अमीर और सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे। लेकिन कंजूसी की भी हद होती है। पिताजी, लगता है मरने के बाद सारी संपत्ति साथ ही लेकर जाओगे। एक पैर कब्र में है, लेकिन लोभ देख लो बूढ़े की। संतोष अपने पिता किशोर जी के ऊपर भड़कते हुए अपने घर से निकल गया। वह उस दिन इतने गुस्से में था कि अगर उसके पिता सामने में खड़े रहते तो उन्हें मरने के लिए भी वह 1 सेकंड का भी समय न लगाते हुए उन पर थप्पड़ों की बरसात कर देता। लेकिन शुक्र था कि किशोर जी उस समय अपने कमरे में बैठे हुए थे, क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी और ठंड के दिन चल रहे थे और उनके पास ना तो शरीर को ढकने के लिए अच्छा शॉल था और ना ही नया स्वेटर था। कई साल पुराना स्वेटर था जो कई जगह से छेद हो गया था, जिसमें से हवा घुस रही थी और वह ठंड से कांपते रहते थे। लेकिन मजाल है कि कोई उनके बारे में यह सोच लेता कि उनको भी ठंड लगती होगी या उनको भी गर्म कपड़ों की ज़रूरत होगी। उनकी नज़रों में तो बस किशोर जी के एफडी वाले पैसे ही खटकते थे। उन्हें तो बस किशोर जी के पैसों से मतलब था। संतोष ने देखा कि पिताजी तो एफडी के पैसे देने के लिए टस से मस नहीं हो रहे हैं, तो उसने अब अपने पिता को मक्खन लगाना शुरू किया। उनके साथ चिकनी चुपड़ी बातें करने लगा और अपनी पत्नी मनीषा से भी कह दिया कि पिताजी, जब तक एफडी के पैसे हमें नहीं दे देते उनके अच्छे से खातिरदारी करो, ताकि उन्हें हम बहला फुसला कर एफडी के पैसे निकलवा सके। वरना बड़े भैया जो कि विदेश में रहते हैं, उनका बहुत दिमाग चलता है। वो आएंगे और अपना घड़ियाली आंसू बहाकर पापा से सारे पैसे ऐंठ लेंगे। मनीषा ने भी वैसा ही किया जैसा संतोष ने कहा। फिर क्या था, मनीषा तो अब पापा पापा कहते नहीं थकती थी। जब भी किशोर जी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती, वह उनके कहने से पहले ही हाजिर हो जाता। किशोर जी समझ रहे थे कि यह सेवा सत्कार सब बैंक में रखे पैसों के कारण है, लेकिन वह अपने मुंह से कुछ नहीं कहते थे। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन वही हुआ जिसका डर किशोर जी को था। वह बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए और बेहोश हो गए। बेटा बहू ने आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। पूरे 15 दिनों बाद उन्हें होश आया। तब उनके बहू बेटे के जान में जान आई। अब तो संतोष को बहुत अच्छा मौका मिल गया अपने पिता से साइन लेने का। उसने कुछ पेपर अस्पताल में ही लाया और कहा, पापा, यह कुछ पेपर है जो कि आपका मेडिसिन के बिल है, और आप तो जानते हैं मेरी नौकरी की वजह से मेरा ईएसआई का पैसा कटता है, जिसमें हमारे परिवार के सभी सदस्यों का इलाज फ्री में होता है। यह मेडिसिन के सारे बिल मैं कार्यालय में लेकर जमा करूँगा, तो आपके इलाज में जितने पैसे लगे हैं वह सारे पैसे वापस हो जाएंगे। किशोर जी थोड़ी देर शंका भरी नज़रों से अपने बेटे बहू की तरफ देखा
फिर उन पेपर पर साइन करते रहे। जहाँ जहाँ संतोष ने कहा, किशोर जी को शक तो हो रहा था कितने सारे पेपर किस चीज़ के हैं, लेकिन तुरंत ही बेहोशी की हालत से उठे थे, तो उन्हें सवाल जवाब करना अच्छा नहीं लगा और उन्हें यह भी लगा कि बच्चे तो आखिर मेरे ही हैं, मेरे साथ इतना दगा तो नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने सभी जगह साइन कर दिया। अब जैसे ही संतोष ने उन पेपर पर साइन करवाया, वह खुशी से उछलता हुआ जल्दी से अस्पताल से निकल रहा था कि एक चाय वाला चाय की केतली लेकर कुछ मरीजों को चाय देने अस्पताल के अंदर जा रहा था। उसे टकराकर संतोष के पास रखे सारे पेपर्स गिर गए और चाय के दाग से खराब हो गए। अब संतोष उस चाय वाले के ऊपर भड़कने लगा। तभी गार्ड ने आकर संतोष से कहा, यह अस्पताल है सर, यहाँ शोर शराबा बिल्कुल नहीं कर सकते, वरना जेल की सज़ा हो सकती है आपको। संतोष ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझा और सारे पेपर्स उठाकर चुपचाप बाहर निकल गया। सारे पेपर्स को सूखे कपड़े से पोंछने की कोशिश किया तो चाय का दाग और भी फैल गया और पेपर्स और भी ज़्यादा खराब हो गए। फिर भी संतोष ने उन्हें पेपर्स को एफडी के पैसे निकलवाने के लिए जमा करा दिया और एक आवेदन भी लिख दिया कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ही सीरियस है, इसलिए उनके इलाज के लिए उन रुपयों की सख्त आवश्यकता है। बैंक वालों ने भी उसकी अर्जी को स्वीकार कर लिया और किशोर जी के एफडी के सारे पैसे संतोष को दे दिए। अब तो संतोष और मनीषा के तेवर ही बदल गए। दूसरे ही दिन किशोर जी को अस्पताल से छुट्टी करवाकर घर वापस ला दिया गया। अब किशोर जी जैसे ही घर में आए, वह जिस कमरे में रहते थे उस कमरे में ताला लगा हुआ था। किशोर जी बोले, बेटा मेरे कमरे में ताला क्यों लगा रखा है? अरे अब तो मैं आ गया हूँ, अब तो मेरे कमरे का दरवाज़ा खोल दो, मैं ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाऊँगा। संतोष कुछ बोल नहीं पा रहा था, वो बस पापा वो कहकर रह गया। लेकिन मनीषा ने तपाक से कहा, पापा जी आपके इलाज में कितने पैसे खर्च हो गए हैं मालूम है? हम लोग तो सड़क पर आ गए, घर में खाने के लाले पड़ गए हैं, समझे आप? इतनी उम्र हो गई है लेकिन समझदारी तो रत्ती भर भी नहीं है। आप क्या हमें कमा कर पैसे दिए हैं जो हम आपके ऊपर पैसे लुटाते रहेंगे? एफडी में से थोड़ा पैसा दे दीजिए, कहा, पर आपने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया और पड़ गए ना अब बीमार, इसीलिए हमने इस कमरे को किराए पर लगवा दिया है। और हाँ, अगर आपको रहना है तो यहीं बरामदे में रहिए या फिर स्टोर रूम में जाकर रहिए। अब आपके लिए अलग से कोई कमरा नहीं दिया जाएगा। बहू की बातें सुनकर किशोर जी वहीं जमीन पर धम से गिर पड़े। एक तो बीमारी के कारण वह पहले ही कमज़ोर हो चुके थे, ऊपर से बहू की तीर जैसी बातों ने उनके मन को छलनी करके रख दिया था। किशोर जी अपने बेटे की तरफ कतर नज़रों से देखने लगे कि शायद वह अपने पिता के पक्ष में कुछ बोलेगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने मुस्कुराते हुए यह कह दिया कि मनीषा ठीक ही तो कह रही है पिताजी। बेटे की बातों ने किशोर जी को अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। किशोर जी गुस्से से उठे और स्टोर रूम की तरफ चले गए। वहां जाकर देखा तो रूम कई दिनों तक बंद होने के कारण वहां से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। उन्होंने वहां के धूल डस्ट को झाड़ा और एक टूटा सा पलंग था, उसे ठीक से सुधारा और इस पर सो गए। उन्हें वहां नींद नहीं आ रही थी तो वह अपने बैंक गए, यह सोचकर कि जो पैसे बैंक में जमा है उन्हें निकालकर अपने लिए घर के ऊपर अच्छा शानदार घर बनवा लेंगे। लेकिन जब उन्होंने बैंक में जाकर पैसे के बारे में जानकारी ली तो उन्हें पता चला कि उनके बेटे ने वह पैसा पहले ही निकाल चुका है। अब तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अपने ही पिता से ऐसी गद्दारी, यह उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन अब करते भी क्या?
इसलिए फिर से स्टोर रूम में आकर लेट गए। बहू मनीषा ने किशोर जी के लिए दलिया लाकर रख दिया और कहा, पिताजी दलिया खाकर दवाई खा लीजिएगा, और हाँ, दवाई टाइम पर खाना, वरना दोबारा बीमार पड़ोगे तो हम इलाज नहीं करवाने वाले हैं। आपको तो मालूम है ना कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, उन्हें मेहनत करके कमाने पड़ते हैं, जो अब आपके बस की तो बात ही नहीं रह गई। और वह अपना मुंह बिचकते हुए वहाँ से चली गई। किशोर जी को वह दलिया जहर के समान लग रहा था, लेकिन बेचारे लाचार हो गए थे, इसलिए मजबूरन उस दलिया को खाना पड़ा, क्योंकि उन्हें दवाई भी खानी थी, वरना वे ठीक कैसे होते। किशोर जी को अपनी पत्नी उर्मिला जी की बहुत याद आ रही थी। वह मन ही मन भगवान को धन्यवाद भी दे रहे थे कि अच्छा ही किया भगवान, अपने उर्मिला को जल्दी ही अपने पास बुला लिया, वरना वह मायूस दिल वाली इन नालायकों स्वार्थी औलादे की मक्कारी को वह बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती। कितने अच्छे दिन थे वो दिन, जब उर्मिला जी और मैं कंधे से कंधे मिलाकर हमारी गृहस्थी रूपी गाड़ी को बराबर का धक्का लगाकर चला रहे थे। दोनों में कितना सामंजस्य था, दोनों में कितने अंडरस्टैंडिंग थी। बिना कहे ही हम पति पत्नी एक दूसरे की बातों को कैसे समझ लेते थे। लेकिन आज एक हमारी औलाद है जो अपनी आंखों से देखकर भी अनदेखा कर रहा है, और मुझे बूढ़े लाचार और बीमार बाप पर इतना जुल्म कर रहा है। तभी उन्हें ऐसा एहसास हुआ मानो उर्मिला जी उन्हें कुछ कह रही है कि आपके पास तो एफडी का पैसा है ना, तो आप इन लोगों के सामने इतने मजबूर कैसे हो गए? क्या आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है? कायर होता है वह इंसान जो अपने बुढ़ापे या अपनी कमजोरी का बहाना बनाकर अपने आप को निर्बल साबित करके लोगों की गुलामी स्वीकार कर लेता है। और आप कब से कायर बन गए? मैंने तो आपको ऐसी हालत में कभी नहीं देखा। फिर आपने कब से हार मानना स्वीकार कर लिया? बताइए किशोर जी, बताइए ना, क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं? उनके कानों में बस यही आवाज़ गूंजने लगी। तभी किशोर जी ने अपने दोनों कानों को दोनों हाथों से बंद कर लिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बस बस, अब और नहीं, बस मैं किसी के गुलामी और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि उनकी आवाज़ सुनकर उनके बेटे बहू दोनों उनके पास जाकर बोले, अब क्या हो गया इस बूढ़े को? ना खुद चैन से रहता है और ना ही हमें चैन से रहने देता है। लेकिन किशोर जी उस समय अपने होश में नहीं थे। तभी संतोष उनके पास गया और बोला, पिताजी क्या हो गया है आपको? यह क्या बड़बड़ कर रहे हो? क्या अनाप शनाप बके जा रहे हो? आराम से यहाँ रहना है तो रहो, वरना निकल जाओ मेरे घर से। और उनका हाथ पकड़कर घसीटते हुए उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। किशोर जी एक पोटली में कुछ पेपर्स और 2-4 कपड़े पड़े और निकल गए अपने घर से। अब किशोर जी के घर से निकलते ही संतोष और मनीषा बहुत खुश थे। किशोर जी के पैसों से घर में नए नए सामान खरीद कर लाया और अपने दोस्तों के साथ आए दिन पार्टी करने लगे। वहीं दूसरी तरफ किशोर जी अब पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए और क्या करे। वह धीरे धीरे चलते चलते एक मंदिर के पास पहुँचे। वहाँ एक अमीर आदमी अपने बेटे की जज बनने की खुशी में भंडारा करवा रहे थे। किशोर जी भी वहाँ भिखारी की लाइन में खड़े हो गए। जैसे ही किशोर जी की खाना लेने की बारी आई, उनके हाथ थर थर काँप रहे थे। किशोर जी के अजीब सी हरकत से वह अमीर आदमी उनकी ओर ध्यान से देखने लगे तो उन्हें पता चला कि वह भिखारी कोई और नहीं बल्कि उनका बचपन का दोस्त किशोर है। उनकी ऐसी हालत देखकर वह अमीर आदमी दंग रह गए। उन्होंने खाना बांटने का काम अपने सहयोगी को दे दिया और उन्होंने किशोर जी को अपने साथ दूसरी तरफ ले जाकर एक कुर्सी में बिठाया और पूछा, किशोर तुमने मुझे पहचाना? किशोर जी की आंखों में आंसू भरे होने के कारण उन्हें धुंधला सा दिखाई दे रहा था,
इसलिए वह अमीर आदमी को नहीं पहचान पाए। फिर उन्होंने अपने आंसू पोंछे और उस अमीर आदमी को पहचानने की कोशिश की, लेकिन फिर भी नहीं पहचान पाए। फिर वह आदमी बोला, अरे किशोर, तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त, तुम्हारे नौकर हरिया काका का बेटा सुरेश हूँ। क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? किशोर लाल जी शर्मिंदा के मारे लाल हो गए, क्योंकि एक नौकर का बेटा आज कोट बूट में और एक मालिक का बेटा भिखारी की लाइन में। उन्होंने कहा, हाँ यार, तुझे मैं कैसे भूल सकता हूँ। तू बचपन में पढ़ाई में मेरी कितनी मदद किया करता था, और आज पेट भरने में। नहीं यार, तू मुझे और अधिक शर्मिंदा मत कर यार। कहते हुए सुरेश ने किशोर जी को गले से लगा लिया। फिर सुरेश ने कहा, यार तो बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? तू तो अपने समय का सबसे अमीर, रौबदार और उसूलों का पक्का आदमी था, लेकिन तेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि तू आज इस हालत में आ गया है? और मैंने सुना था तेरे 2 बेटे भी अच्छे पोस्ट पर हैं। शायद बड़ा बेटा तो विदेश में है ना, और छोटा बेटा भी शायद नगर पालिका में कोई बड़ा अधिकारी है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना किशोर? किशोर जी ने हाँ में सिर हिलाया। तब सुरेश जी उन्हें आश्चर्य से देखने लगे। कितना पैसा वाला आदमी और दोनों बेटे कमाने वाले, फिर भी इसकी हालत भिखारी जैसे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था, और उस समय किशोर जी उन्हें कुछ बताने की स्थिति में भी नहीं थे। इसलिए उन्होंने भंडारा का काम जल्दी जल्दी निपटाया और मंदिर में पूजा अर्चना करवाकर किशोर जी को अपने साथ लेकर अपने घर चले गए। किशोर जी शर्मिंदगी के कारण अपने दोस्त के घर जाकर भी बहुत ही असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन सुरेश जी की पत्नी ने उनके साथ इतनी आत्मीयता के साथ बातें किया कि वह अपना लाज शर्म छोड़कर पहले की तरह खुलकर बोलने हंसने लगे। तभी सुरेश जी ने किशोर जी से उनके हालात के बारे में पूछा, तो उन्होंने सारी सच्चाई बताई कि किस तरह उनके बेटे बहू ने उनके साथ छल करके उनके एफडी के पैसे निकाल लिए, और यह भी बताया कि उनके पास और 2 एफडी बचे हैं, लेकिन उस घर में 1 रुपये भी खर्च करने की इच्छा नहीं हुई। इसलिए मैंने वह एफडी के पेपर्स और घर के पेपर्स, जो अभी भी मेरे नाम पर है, अपने साथ ले आया। सुरेश जी अपने मित्र की समझदारी भरी बातें सुनकर खुश हो गए और उनकी पीठ थपथपाते हुए बोले, अरे वाह मेरे शेर, ये हुई ना बात। अब सुरेश जी ने अपने बेटे को यह सारी बातें विस्तार से समझाए और कहा, बेटा, तेरे अंकल मेरे बचपन के दोस्त नहीं बल्कि मेरे भाई हैं। अब इनको इंसाफ दिलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अतुल बोला, पापा, यह केस तो एकदम सीधा सीधा है, इसमें तो कोई तिगड़म लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन किशोर जी का कलेजा काँप रहा था कि वह एक बाप होकर अपने बेटे को सज़ा कैसे दिलाए। किशोर जी की स्थिति देखकर सुरेश जी और अतुल समझ गए कि अभी तो एकाएक यह नहीं मानेगा, लेकिन शायद समय के साथ साथ इसे भी समझ में आ जाए। इसलिए अतुल ने एक चालाकी की। उसने एक सुंदर सा पेन लाकर किशोर जी के जेब में लटका दिया और सुंदर सा ड्रेस खरीद कर लाया और उन्हें खिला पिलाकर उस पेन को उनकी जेब में लटका दिया जिसमें कैमरा लगा हुआ था, और उन्हें फिर से उनके बेटे बहू के पास भेज दिया। किशोर जी जैसे ही घर पहुँचे, उनका बेटा घर पर ही था। बहू मनीषा ने दरवाज़ा खोला तो वही उन्हें गालियाँ देना शुरू कर दिया, और संतोष तो उन्हें देखकर गुस्से में आकर सीधे उन पर हाथ ही उठा दिया। उसने कहा, इतने दिन तक बाहर घूम फिरकर भीख मांगकर खाता रहा, अब यहाँ क्या लेने आया है? तभी मनीषा ने उन्हें ऐसे धक्का दिया कि उनका सर लोहे की कील में जा टकराया और उनके सर से खून बहने लगा। अब तो किशोर जी का खून खौलने लगा। थोड़ी देर पहले ही वह कितने प्यार भरे मन से अपने बच्चों के साथ रहने के लिए अपने घर में प्रवेश किया था, लेकिन उन दरिंदों को तो उनके प्यार की कोई कीमत ही नहीं थी। वह बेचारे अब जाते भी कहाँ। अब वह अपने दोस्त के पास किस मुंह से जाते कि अपने बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना है।
इसलिए उन्होंने अब हार मान लेना ही स्वीकार कर लिया। तभी अतुल और सुरेश जी पुलिस को लेकर उनके घर पर पहुंच गए। अतुल को देखकर किशोर जी की जान में जान आई। वह लड़खड़ाते कदमों से उनके पास जाने की कोशिश करने लगे तो संतोष ने उन्हें फिर से धक्के मारकर वहीं बैठा दिया। तभी अतुल दौड़कर जाकर उन्हें उठा लिया और सुरेश जी ने अपने गले से लगा लिया। उन दोनों को देखकर संतोष गरजते हुए बोला, अरे कौन हो तुम लोग और यहाँ मेरे घर में आकर यह क्या तमाशा लगा रखा है। तभी सुरेश जी बोले, अरे नालायक, तमाशा हमने लगाया है या तुमने? कोई अपने बूढ़े पिता को ऐसे जानवरों की तरह मारता है क्या तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है? तभी मनीषा बोली, ए मिस्टर, आप लोग कौन हैं और मेरे पति को तमीज सिखाने वाले आप होते कौन हैं? चलिए जाइए आप लोग यहाँ से, वरना मैं आप लोगों के ऊपर मुझे ज़बरदस्ती करने का केस लगा दूंगी। तभी अतुल बोला, हाँ, तुम्हारे जैसी औरतों और कर भी क्या सकती है? लोगों का धन हड़पना, बुजुर्गों पर हाथ उठाना, लोगों पर गलत इल्ज़ाम लगाना, यही सब तो आता है आपको। अतुल का इतना कहना था कि संतोष ने अतुल को तड़ातड़ 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। तभी किशोर जी उठे और संतोष के गालों पर थप्पड़ की बरसात कर दिए। संतोष अपने पिता को देखता रह गया। जिस आदमी से इतना खून बह जाने के कारण उठा भी नहीं जा रहा था, उसमें इतनी फुर्ती कहाँ से आई और उसकी इतनी हिम्मत। जो हमेशा चूहे की तरह दुबक कर रहने वाला इंसान आज शेर की तरह पंजा मार दिया। संतोष को थप्पड़ खाता देख मनीषा जल्दी से अपने कमरे में चली गई, वरना शायद आज उसे भी थप्पड़ पड़ जाते। अतुल एक सीटी बजाई और पुलिस दंदनाती हुई संतोष के घर पर आ गई। संतोष ने बात को पलटते हुए अपनी सफाई में कहा, सर, यह लोग मेरे घर में ज़बरदस्ती घुसकर मेरे पिताजी को भी मारा है और मुझे भी मारा है। सर, आप लोग इन्हें गिरफ्तार कीजिए। संतोष ने ऐसा कहा तो किशोर जी ने फिर से उसे 2 थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिए और कहा, अरे नालायक, और कितना झूठ बोलेगा। सर, यह लोग तो मुझे बचाने आए थे, इसलिए मुजरिम तो यह और इसकी पत्नी है। यह दोनों ने मिलकर मुझे बहुत सताया है। मुझे धोखे से साइन करवा कर मेरे बैंक के एफडी के पैसे निकाल लिए और मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया, और जब मैं वहाँ नहीं रहूँगा बोला तो इन दोनों ने मुझे घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। तभी अतुल ने किशोर जी के जेब में रखे पेन को निकाला और उस कैमरे को अपने मोबाइल से अटैच किया और वीडियो प्ले करके दिखाया कि किशोर जी को किसने और किस तरीके से मारा है। पुलिस वाले ने संतोष और मनीषा दोनों को जेल में डाल दिया और अतुल ने अदालत में सुनवाई की। जब दोनों ने देखा कि अतुल ही उस अदालत का जज है, तो जज के ऊपर हाथ उठाने की जुर्म में संतोष के ऊपर डबल चार्ज लगाया गया। इस प्रकार संतोष और मनीषा जेल में रहकर जेल की चक्की पीसते रहे और अपने किए पर दिन रात आंसू बहाते रहे। वही किशोर जी के जितने भी एफडी के पैसे थे, उन पैसों से उन्होंने अपने घर को उर्मिला निवास वृद्धा आश्रम बनवा दिया, जहां उन्हीं की तरह अपने ही नालायक बेटे बेटियों द्वारा ठुकराए गए माँ बाप को आश्रय मिल सके। किशोर जी स्वयं आश्रम का सारा निरीक्षण करते थे, जिससे उनके अंदर एक अलग ही उत्साह का संचार हो गया था। जब यह बात उनके विदेश में रह रहे बेटे को पता चला, तो उसने भी अपने पिता के साहसी कदम की सराहना की और बताया कि वह हर महीने अपने पिता के लिए पैसे भेजा करता था, लेकिन छोटे भाई ने अपने पिता को ना ही कभी बताया और ना ही कभी रुपए दिए और पैसों के लिए हमेशा उन्हें ताने मारते रहे, जिसे किशोर जी घूट घूट कर जीते रहे। जिसका दुख उनके बड़े बेटे को बहुत था, उसका पता उसे अभी अभी चला जब यह सब कुछ हुआ। लेकिन उसने कहा, पिताजी, मैं आपके वृद्धाश्रम को चलाने के लिए अभी भी हर महीने पैसे भेजा करूँगा, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो सके। दोस्तों, आपने सुना तो होगा ही, जैसी करनी वैसी भरनी,
यही हुआ संतोष और मनीषा के साथ भी। जितना अत्याचार उन्होंने अपने पिता के साथ किया, उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ उन्हें जेल में रहकर भुगतना पड़ा। इसलिए कहा जाता है कि कर्म फल मिलकर ही रहता है, और अपने माँ बाप को तकलीफ़ देना कहाँ की समझदारी है। इसलिए पहले के बुजुर्ग कहते थे, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें। मिलती हूँ नई वीडियो में नई कहानी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।